नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। मैं अपने प्रोग्राम आपकी सलाह का ये 9वां पार्ट बना रहा हूँ। अगर इसके पहले के पार्ट्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपकी सलाह नामक एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप पुराने पार्ट्स को देख सकते हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज भी मिलेगी और इससे आपको काफ़ी अच्छा मोटिवेशन भी मिलेगा। आज की जो मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ वो हमें एक हस्बैंड ने लिख के भेजी है। इसमें ऐसा कुछ मामला है कि पति भी कमाता था, वो एक प्राइवेट नौकरी करता था और पत्नी भी कमाती थी। पति से ज़्यादा पत्नी कमा रही थी। इसके बावजूद भी पत्नी ने मेंटेनेंस का केस कर दिया था, लेकिन पति के पास इस चीज़ का कोई सबूत नहीं था कि वो कोर्ट में सिद्ध कर सके कि पत्नी भी कमाती है। इसके बाद पति ने कुछ ऐसा टिप्स निकाला, कानून का कुछ ऐसा यूज किया और उसके साथ कुछ अन्य ऐसे तरीके भी लगाए जिसकी वजह से वो सफलता प्राप्त कर सका और कोर्ट में सिद्ध कर सका कि उसकी पत्नी कमाती है और उसके बाद पत्नी के मेंटेनेंस केस को खारिज करा सका। यानी पति ने कानून के साथ साथ कुछ अन्य ऐसे भी तरीके आजमाए जिसकी वजह से पति को सफलता मिल सकी। पति ने कानून के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज का भी यूज किया जिसकी वजह से उसे सफलता मिली और यही सब आज हम जानेंगे और पूरा मामला चलिए अब हम जान लेते हैं। मेरा नाम सूरज है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी शादी 2017 में हुई थी और मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ और लगभग 22,000 रुपये मेरी सैलरी है। मेरी पत्नी भी एक प्राइवेट अच्छे स्कूल में पढ़ाती है और उसकी सैलरी लगभग 25,000 रुपये तक थी। शादी के 1 साल के बाद मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर विभिन्न प्रकार के केस कर दिए और उसी में से एक केस था मेंटेनेंस केस। यहाँ मेरी पत्नी मुझसे ज़्यादा भी कमा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर कोर्ट में केस कर दिया था और वहाँ बोला था कि वह कुछ नहीं करती है, बेरोजगार है और इस कारण से उसे मेंटेनेंस दिलाया जाए। जब मैं कोर्ट में गया तो वहाँ पे बोला कि मेरी जो पत्नी है वो एक स्कूल में पढ़ाती है। तो जज साहब ने मुझसे साफ बोल दिया कि तुम्हारे कह देने से कुछ नहीं होगा, सबूत क्या है तुम्हारे पास कि तुम्हारी पत्नी कमाती है? और मेरे पास इस बात के कोई सबूत नहीं थे। फिर मेरी पत्नी जहाँ पे पढ़ाती थी मैं उस स्कूल में गया और स्कूल में जाने के बाद उन लोगों से अपनी पत्नी की उपस्थिति पंजिका की फ़ोटोकॉपी और अन्य डिटेल्स की फ़ोटोकॉपी मांगी, लेकिन स्कूल वालों ने मुझे देने से मना कर दिया। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि अगर मैं RTI कर दूं तो पता लगा सकता हूं अपनी पत्नी की डिटेल्स, तो मैंने RTI लगा दिया। उसके बाद मैंने कुछ दिन तक प्रतीक्षा किया कि जवाब आएगा, लेकिन कुछ नहीं आया। फिर मैंने जानकारी जुटाना स्टार्ट किया और फिर मैंने आदित्य सर, जिनका आप अभी चैनल देख रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई। फिर मैंने अपनी समस्या आदित्य सर से बताई तो आदित्य सर ने मुझे बताया कि प्राइवेट स्कूल आपको RTI का जवाब नहीं देगा, आपको कोर्ट में 91 CRPC का एप्लीकेशन लगाना होगा और सिर्फ एप्लीकेशन लगा देने से कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा, उसके साथ आपको अन्य कुछ काम करना होगा, क्योंकि आप यदि सिर्फ 91 CRPC का एप्लीकेशन लगा देते हैं तो पत्नी का डिटेल्स निकलवाने के लिए तो आपको इससे कोई मदद नहीं मिलेगा। कोर्ट आपकी बात नहीं मानेगी और आपके एप्लीकेशन को खारिज कर देगी। लेकिन यदि मैं जो आपको टिप्स बताऊंगा उसका आप फॉलो करते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। आदित्य सर ने मुझे बताया कि जब आपको 91 CRPC का एप्लीकेशन कोर्ट में देना है जहां आपकी पत्नी पढ़ा रही है उसका डिटेल्स निकलवाने के लिए, तो आपको अपने एप्लीकेशन के साथ कुछ अन्य एविडेंस भी देने हैं जिससे कि जज साहब को ये लगे कि आपकी बात में सत्यता है। आप कोई ऐसा फोटो दे सकते हैं जिसमें आपकी पत्नी स्कूल स्टाफ के साथ किसी फंक्शन में खड़ी हो, या इस प्रकार का कोई अन्य एविडेंस दे सकते हैं जिससे जज साहब को ये विश्वास हो सके कि आपकी बात में सत्यता है। क्योंकि अगर जज साहब को एप्लीकेशन के साथ ये विश्वास हो जाता है कि आप सत्य बोल रहे हैं, आपकी पत्नी झूठ बोली है, तभी वो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे और पत्नी का डिटेल्स मंगाएंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके एप्लीकेशन को जज साहब तुरंत खारिज कर देंगे और 91 CRPC का एप्लीकेशन देने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं आदित्य सर की इस टिप्स को मान गया और एक फोटो की व्यवस्था किया जिसमें 26 जनवरी के प्रोग्राम में, जिसमें मेरी पत्नी अपने स्टाफ के साथ ग्रुप में फोटो खिंचवाई
थी और बोर्ड पे पीछे स्कूल का नाम भी लिखा था और मुझे स्कूल का एक यूट्यूब चैनल भी मिल गया। वहाँ भी पत्नी के वीडियो लगे थे जिसमें पत्नी के कई फ़ोटो लगे थे। मैंने यह सब कलेक्ट किया और वकील साहब से बोला कि 91 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगा दे। तो मेरे वकील साहब मुझे कहने लगे कि यह सब सिर्फ किताबी बातें होती हैं, यह सब यहाँ नहीं होता है। फिर मैंने बोल दिया कि आप एप्लीकेशन लगाइए, मैं आपकी जो भी फीस होगी वो दे दूंगा। फिर मेरा 91 सीआरपीसी का एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दिया गया और साथ में मैंने पत्नी की 2-3 फोटो और यूट्यूब चैनल जो था उसका नाम लिख के और जो वीडियोस के नाम थे मैंने उन सबको लिख के कोर्ट में सबमिट किया। जब जज साहब ने मेरे इस प्रार्थना पत्र को देखा तो मुझसे यह बोला कि अभी तक मेरे सामने यह फर्स्ट एप्लीकेशन 91 सीआरपीसी का आया है। मैंने भी जज साहब को बताया कि मैंने खुद यह जानकारी जुटाई है और मैंने ही वकील साहब से ये एप्लीकेशन लगाने के लिए कहा है। इससे जज साहब काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और मेरी प्रशंसा किए और कहे कि यदि आप लोगों के ऊपर कोई ऐसा केस हो रहा है तो आपको स्वयं भी जानकारी जुटानी चाहिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। और मैंने कुछ एविडेंस भी दिए थे साथ में, उन्हें भी जज साहब से कहा कि आप उन्हें भी देख लीजिए और उसके बाद यदि आपको मेरी बात में सत्यता लगती है तो कृपा करके स्कूल से जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसे मंगा लीजिए। उसके बाद जज साहब ने मेरे एप्लीकेशन को पढ़ा और उन फोटोग्राफ्स को देखे और उन्हें कुछ कुछ मेरी बातों पे यकीन हो गया था कि मैं सत्य बोल रहा हूँ और मेरी पत्नी जो है वो झूठ बोल रही है। उसके बाद जज साहब ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लूँगा और रिकॉर्ड्स मंगा लूँगा, लेकिन अगर मेरी बात झूठी निकली तो यह तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है। मैंने भी जज साहब से उसके बाद कहा कि आप एक बार रिकॉर्ड्स मंगवाइए, अगर मेरी बात झूठी निकलती है तो मुझे जो भी सज़ा मिलेगी मुझे मंजूर है। शायद जज साहब को भी ये यकीन हो गया था कि मेरी पत्नी झूठ बोल रही है और मेरी बातों में कुछ कुछ सत्यता है और इस प्रकार से थोड़ा समझ दिखाने और प्रैक्टिकल नॉलेज की वजह से मेरे 91 सीआरपीसी के एप्लीकेशन को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जज साहब ने एक आदेश स्कूल में भेजा और कुछ रिकॉर्ड्स वहाँ पे मांगे। जब स्कूल में यह कोर्ट का कागज गया तो नेक्स्ट डेट पे ही जो सारा रिकॉर्ड था वो आ गया। मैनेजर खुद बताया कि मेरी जो पत्नी है वो इस स्कूल में 6 वर्षों से पढ़ा रही है और अभी उसकी जो सैलरी है वो 25,000 रुपये प्रति माह है। जब कोर्ट में यह बात सिद्ध हो गई कि मेरी पत्नी खुद मुझसे ज़्यादा कमा रही है तो कोर्ट ने उसका 125 सीआरपीसी के एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और मैं मेंटेनेंस देने से बच गया। यह इस वजह से पॉसिबल हो सका कि मुझे सही गाइडलाइंस मिल गई और 91 सीआरपीसी का कैसे यूज करना है वह मैं समझ पाया। और अगर मैंने सिर्फ 91 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाया होता तो शायद वास्तव में ये खारिज हो जाता, लेकिन साथ में कुछ एविडेंस दे देने की वजह से मुझे सफलता मिली और जब मैंने एविडेंस दिया तभी जज साहब को लग गया कि मेरी बात में सत्यता है और तभी जज साहब ने मेरे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया। बहुत लोग 91 सीआरपीसी का एप्लीकेशन देते हैं लेकिन साथ में कुछ ऐसा एविडेंस नहीं लगाते हैं जिस वजह से कोर्ट उनके एप्लीकेशन को तुरंत खारिज कर देता है। तो मेरा आप लोगों से यही टिप्स है कि अगर आपके ऊपर भी कोई ऐसा केस हुआ है और आपकी पत्नी कमा रही है और उसके बाद कोर्ट में झूठ बोली है तो आपको मेरे ही टिप्स को फॉलो करना है और आपको पहले एविडेंस कलेक्ट करना है कि आपकी पत्नी कमा रही है। इसमें आप कोई फोटो या फिर कोई ऐसी चीज कलेक्ट कर सकते हैं जिससे आप कोर्ट में सिद्ध कर सके कि आपकी पत्नी कमा रही है या फिर आपकी पत्नी कोई काम कर रही है, या फिर जज साहब को आप जैसे भी यकीन दिला सकते हैं वही चीज़ें आपको जुटानी है। और उसके बाद आपको 91 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाना है और साथ में उन एविडेंस को लगाना है। और यदि आप मेरी इस टिप्स का फॉलो करते हैं तो ज़्यादा चांस है आपको सफलता मिलने का। और मुझे आशा है कि अगर आपके ऊपर भी ऐसा कोई केस हुआ है और आपकी पत्नी झूठ बोली है तो आप इस काम को करेंगे और इससे आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। लेकिन आपको सिर्फ 91 सीआरपीसी का एप्लीकेशन नहीं लगाना है, साथ में कोई ऐसे फोटोग्राफ्स या फिर कुछ भी ऐसा लगाना है जिससे जज साहब को यकीन हो जाए। अगर एक बार जज साहब को यकीन हो जाता है तो फिर वो रिकॉर्ड्स मंगा लेंगे और रिकॉर्ड आने के बाद जो भी सत्यता है वो सामने आ जाएगी। आशा करता हूँ कि मेरी इस स्टोरी से आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली होगी और आपको एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा टिप्स मिल गया होगा कि अगर आपकी पत्नी ने झूठा मेंटेनेंस केस किया है, वो खुद कमा रही है और झूठ बोल रही है, तो कैसे आपको कोर्ट में साबित करना है कि वो झूठ बोल रही है और कैसे उसके केस को खारिज कराना है।
तो यह एक हस्बैंड की स्टोरी थी जिसमें हस्बैंड ने हमें बताया था कि उसकी पत्नी खुद कमा रही थी और कोर्ट में झूठ बोली थी। उसके बाद उसने 91 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाया और सिर्फ उसने एप्लीकेशन नहीं लगाया, साथ में कुछ सपोर्टिंग एविडेंस भी लगाए जिससे जज साहब को ये यकीन हो सके कि वो सत्य बोल रहा है और इसी की वजह से उसे सफलता मिली। शायद ये वास्तव में सच था कि अगर उसने सिर्फ 91 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाया होता तो कोर्ट तुरंत उसके एप्लीकेशन को खारिज कर देता और कोई रिकॉर्ड नहीं मंगाता, लेकिन उसने साथ में सपोर्टिंग एविडेंस लगाए थे एप्लीकेशन के साथ, जिसकी वजह से उसे सफलता मिल सकी। मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप 91 सीआरपीसी का कोई रिकॉर्ड मंगाने के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो साथ में आप कुछ ऐसे ही एविडेंस दीजिए। अगर आपकी पत्नी कहीं कमा रही है और जहां काम कर रही है वहां के उसकी कुछ फोटोज दे दीजिए 91 सीआरपीसी के एप्लीकेशन के साथ, तो इससे आपकी सफलता मिलने के चांस ज़्यादा हैं और ऐसे आपके एप्लीकेशन को कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा और रिकॉर्ड मंगा लेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन लगाते हैं, तो ज़्यादा चांस है आपके एप्लीकेशन को कोर्ट खारिज कर देगा। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला होगा। यदि आप मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।